नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आई होप दोस्तों आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप बात करें नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों अभी हम हमारी एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों जब भी आप डिफरेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में दोस्तों MCQs और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों अभी तक की इस सीरीज़ में हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से मेजॉरिटी टॉपिक्स दोस्तों हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे आप बात करें ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टाफ डेवलपमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग ऑडिट। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना रखा है। तो दोस्तों उस प्लेलिस्ट को जाकर आप ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी जो भी दोस्तों क्वायरीज़ हैं या जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का दोस्तों जो वीडियो है वो रहेगा नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग के ऊपर, यानी कि क्या नॉर्म्स होते हैं दोस्तों, स्टाफिंग कैसे की जाती है हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में या फिर ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इंक्लूडेड रहता है। तो इसी के बारे में दोस्तों आज का ये टॉपिक रहेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जिससे कि दोस्तों कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग के बारे में, यानी स्टाफिंग का क्या तरीका होता है, किस तरीके से नर्सिस को दोस्तों बताया जाता है कि कितने नर्सिस की कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी ही कई सारी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, जो सिर्फ ना आपको नर्सिंग एंट्रेंस में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होती हैं, बल्कि आपको जनरली जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी दोस्तों ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल होती हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं। जैसे कि वन नर्सिंग सिस्टर, यानी कि जो नर्सिंग इंचार्ज होता है दोस्तों, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 3.6 स्टाफ नर्सेज पर, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट 3.6 स्टाफ नर्सेज को हैंडल करने के लिए एक नर्सिंग सिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह दोस्तों जो ANS होता है, 1 ANS फॉर एवरी 4.5 नर्सिंग सिस्टर, यानी कि दोस्तों जो नर्सिंग सिस्टर होती है उनको डील करने के लिए, उनको लीड करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर एक ANS की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि 1 ANS फॉर 4.5 नर्सिंग सिस्टर्स। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो लेवल बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी आपकी बढ़ती जाती हैं। आगे अगर आप बात करें दोस्तों, तो अदर जो हमारा है, जैसे अगर आप DNS की बात करें तो एक DNS की रिक्वायरमेंट कब होती है, तो फॉर एवरी 7.5 ANM, यानी मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में यहाँ पर 7.5 यहाँ पर ANS हैं दोस्तों, तो वो ANS किसको डील करेंगी, किसको रिपोर्ट करेंगी, तो वो रिपोर्ट करेंगी दोस्तों यहाँ पर 1 DNS को, यानी कि जो भी DNS होगा वहाँ पर उसको वो वहाँ पर कांटेक्ट करती हैं या उससे कोऑर्डिनेट करती हैं या उनसे वो इंस्ट्रक्शंस को लेती हैं, या सिंपल टर्म्स में बोलें तो उन्हें रिपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक DNS जो होता है वो कहीं ना कहीं देखता है 7.5 ANS को। इसी तरह दोस्तों जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है वो किसके लिए होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दोस्तों अलॉट उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं भेजा जाता है, वो 250 से 500 बेड के लिए होता है, यानी कि एक जो दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है वो करीब करीब यहाँ पर 250 से 500 बेड को जो है वो टेक केयर करता है। वो जो नंबर है दोस्तों कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक हमने सम एक ले लिया है 250 to 500 के बीच में। तो इतने बीच में दोस्तों जो भी बेड होते हैं उन सभी को देखते हैं आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और ऑल द टॉपिक थोड़ा
सिंपल है, लेकिन इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार बच्चे यहाँ पर आकर अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है कि कहाँ पर किसको कितना नंबर एलोकेट किया जाता है और किसका कहाँ पर कितने बेड्स को टेक केयर करना होता है। तो लास्ट में जैसा आप देख पा रहे हैं, जो CNO होता है दोस्तों वो 500 और मोर बेडेड हॉस्पिटल को देखता है। तो CNO जो देखता है कितने को, 500 बेड से ज़्यादा का जो हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर दोस्तों CNO होते हैं, जो कि ओवरऑल 500 जो भी बेड हैं या उससे जितने भी ज़्यादा बेड हैं, 1000 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, तो उन सभी को टेक केयर करने के लिए यहाँ पर CNO होते हैं दोस्तों, जो कि इनको देखते हैं। तो एक जनरल टर्म में दोस्तों अभी तक आपने समझ लिया है कि कौन कितने बेड्स को देखता है या कितने नर्सेज को हैंडल करता है। तो ये एक जनरल टर्म में अभी तक आपने समझ लिया है। अब आगे थोड़ा डिटेल में दोस्तों इनको हम समझते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग एज पर SIU यानी कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट। तो स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के बेसिस पर दोस्तों क्या नॉर्म्स होते हैं स्टाफ को सेटल करने के या स्टाफ को वहाँ पर एलोकेट करने के या उन्हें ड्यूटी असाइन करने के। तो जनरल वार्ड में अगर आप बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जनरल वार्ड में क्या होता है दोस्तों, जनरल वार्ड में यहाँ पर जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो 1:6 का होता है, यानी कि एक नर्स वहाँ पर होता है 6 पेशेंट के लिए। ऐसे ही अगर आप बात करें स्पेशल वार्ड की, जिसमें आ जाते हैं आपके पीडियाट्रिक, बर्न्स, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोथोरेसिस, न्यूरो मेडिसिन, नर्सिंग होम, स्पाइनल इंजरी, एमरजेंसी वार्ड, अटैच टू कैजुअलिटी। तो इस तरीके के दोस्तों जो वार्ड होते हैं वहाँ पर जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो होता है 1:4 का, यानी कि 4 पेशेंट के लिए यहाँ पर एक नर्स जो है वो अवेलेबल रहती है उनको केयर टेक करने के लिए या उनको केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़े हायर सेंसिटिव वार्ड्स की आप बात करें, जैसे ICU, OT और लेबर रूम, तो ICU में रेशियो जो होता है दोस्तों वो 1:1 का होता है, यानी कि 1 पेशेंट के लिए 1 नर्स वहाँ पर एलोकेट की जाती है जो कि केयर टेक करती है उस पेशेंट को। OT की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेजर अगर कोई केस होता है यानी बहुत सीरियस केस है तो वहाँ पर एक टेबल के लिए 2 नर्सेज लगाई जाती हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे अगर माइनर है दोस्तों, तो माइनर केस में वहाँ पर एक नर्स ही रहती है जो कि वहाँ पर असिस्ट करती है, जो भी डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनको वो असिस्ट करती है माइनर केस होने पर। लेबर रूम की हम बात करें तो यहाँ पर भी 1 नर्स पर टेबल होती है, यानी कि हर टेबल के लिए दोस्तों एक नर्स जो है वो एलोकेट की जाती है लेबर रूम में। तो इस तरीके से दोस्तों जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर सेट की गई हैं एज पर SIU, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो है किस बेसिस पर पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दोस्तों नॉर्म्स हैं ये SIU की ओर से सेट की गई हैं, यानी कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट की ओर से, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक पर या जो भी आपके नोट्स हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों वीडियो में, नॉर्म्स एज पर INC एंड TNI, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों नॉर्म्स क्या कहते हैं, तो इनको भी एक बार हम सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर की। तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने दोस्तों CNO के बारे में बात की थी लास्ट स्लाइड पर, फिर से हम देख लेते हैं। तो 500 बेड पर या 500 पेशेंट के लिए दोस्तों एक CNO को एलोकेट वहाँ पर किया जाता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो 1:400 और अबव, यानी कि 400 या उससे ज़्यादा, यानी कि 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 400 जो है दोस्तों वो क्राइटेरिया रहता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। यानी कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को दोस्तों यहाँ पर मिनिमम 400 बेड या 400 पेशेंट के लिए अलॉट किया जाता है, या उन्हें कहीं ना कहीं वो केयर टेक करना होता है, डील करना होता है, या आप कहें उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट होता है। DNS की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1:300 या फिर एडिशनली भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो DNS का क्या होता है यहाँ पर 1:300, यानी कि 300 वहाँ पर अगर पेशेंट हैं या 300 बेड हैं तो वहाँ पर जो है वो DNS का रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आ जाता है। ANS की बात करें तो 1:100 या 1:150 हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा या आप इसे सिंपल टर्म्स में बोले तो 3 से 4 वार्ड जो होते हैं दोस्तों वो ANS के अंडर में आ जाते हैं, जो कि ANS हैंडल करती है, यानी कि 3 to 4 जो वार्ड होते हैं दोस्तों वो ANS को हैंडल करने होते हैं। ऐसी वार्ड सिस्टर की दोस्तों अगर हम बात करें तो एक वार्ड सिस्टर को क्या करना होता है दोस्तों, वार्ड सिस्टर को यहाँ पर 25 से 30 बेड जो हैं, या फिर जो एक वार्ड है, सिंपल टर्म में अगर आप बोलें तो एक वार्ड, इसीलिए शायद हम उन्हें वार्ड सिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो एक वार्ड को हैंडल करती हैं, ठीक है। तो वार्ड सिस्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या जो उनका दायरा होता है वो होता है 1:25 और 30 बेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका वार्ड सिस्टर का। यहाँ पर 30% का दोस्तों एक लीव रिजर्व भी रहता है, ठीक है। तो इसको आप इसलिए 25 तक काउंट कर सकते हैं, यानी कि 25 बेड तक जो है वो वार्ड सिस्टर टेक केयर करते हैं या उसको हैंडल करते हैं।
स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट रेशियोज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जनरल वार्ड टीचिंग हॉस्पिटल की हम बात करें, जहाँ पर टीचिंग्स भी होती हैं, यहाँ पर बताया भी जाता है, नर्सेज को एजुकेट किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पेशेंट रेशियो होता है वो होता है 1:3, ठीक है। जनरल वार्ड नॉन टीचिंग की अगर आप बात करें, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर 1.5 होता है, ठीक है। 30% का यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, यानी कि जैसे 1.3 था, यहाँ पर हो गया 1.5, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन एडेड होता है तो ये आपका हो जाता है 1.5। ऐसी दोस्तों अगर हम बात करें हमारे जो अदर पॉइंट हैं, जैसे कि ओपीडी और इमरजेंसी की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका होता है 1:100, ठीक है। ओपीडी और इमरजेंसी में 1:100 का रेशियो रहता है, यानी कि एक नर्स यहाँ पर रहते हैं फॉर 100 वार्ड या फिर फॉर 100 बेड्स या फिर 100 पेशेंट। लेकिन आईसीयू की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ 1:1। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट नॉर्म्स की हम बात करें फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर हम बात करें आईएनसी और टीएनएआई की, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी एसआईयू की। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों डिफरेंट यहाँ पर नॉर्म्स बताए गए। जैसे एसआईयू की नॉर्म्स जो हैं दोस्तों वो अलग रहते हैं, और जो एनआईसी या आईएनसी और टीएनएआई के दोस्तों जो नॉर्म है वो डिफरेंट रहते हैं। तो ये दोनों ही हमें पता होना चाहिए, बट सम वॉट ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं दोनों ही नॉर्म्स में। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाता है टीचर स्टूडेंट रेशियो फॉर नर्सिंग प्रोग्राम एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आईएनसी। अब टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो कॉलेजेस के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या रेशियो होना चाहिए, तो 1 टीचर, यहाँ पर एक टीचर होना चाहिए मिनिमम 10 स्टूडेंट फॉर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्सेज, यानी कि अगर वहाँ पर 10 जो हैं वो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर वहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं दोस्तों बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्सेज के, तो वहाँ पर एटलीस्ट एक टीचर होना ज़रूरी है फॉर दैट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एमएससी नर्सिंग कोर्स की या एमएससी के स्टूडेंट के दोस्तों जो एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर एटलीस्ट एक टीचर का होना ज़रूरी होता है फॉर 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट वहाँ पर एक टीचर का होना ज़रूरी होता है। ये नॉर्म्स है दोस्तों जो कि बताए गए हैं आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, जिसको फॉलो करना होता है कॉलेजेस को। तो इस तरह से दोस्तों ये नॉर्म्स जो हैं वो सेट की गई हैं, जिससे कि एक तालमेल बना रहे पेशेंट और स्टाफ के बीच में, और किसी भी तरीके की वहाँ पे कमी ना रहे ट्रीटमेंट में, या रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दोस्तों जो है वो एलोकेट किया जाता है कि कितने नर्सेज की कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है, उसके बेसिस पर दोस्तों बेड को या पेशेंट को एलोकेट किया जाता है डिफरेंट डेजिग्नेशन के बेसिस पर, चाहे आप बात करें कॉलेजेस की या फिर आप बात करें हॉस्पिटल की। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको नॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला ये वीडियो हमारा छोटा सा था, तो जिसमें हम ऑलरेडी हमारी पूरी जो वीडियोज़ हैं दोस्तों वो कवर कर चुके हैं इस सीरीज़ को। अगर आपने दोस्तों ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं या हमारी सीरीज़ में जो बाकी हमारे पिछले वीडियोज़ थे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के, तो दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर ये पूरी प्लेलिस्ट को दोबारा से देख सकते हैं, डिटेल में सारे टॉपिक को आप समझ सकते हैं। आपके मन में कोई भी अगर क्वायरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियोज़ में दोस्तों कुछ और टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आपकी नर्सिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, या ओवरऑल दोस्तों अगर आप कोई कॉलेज एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप देने का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों वो वीडियोस भी आपको हेल्पफुल रहेंगी, और ये चैनल भी दोस्तों आपको हेल्पफुल रहेगा जो आपको सभी तरीके की वीडियोस प्रोवाइड करता है नर्सिंग एजुकेशन के बेसिस पर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो आपसे हमारी आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो और आप जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।